हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है मिस रेनू मैम। आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर हमने मैडम को बुलाया है। इनका मेन सब्जेक्ट है जो एसएसटी है और आज हमें ये ज्योग्राफी पढ़ाएंगी जो कि सीटेट के लिए उपयोगी है। इनके बारे में बता दें तो रीट, सीटेट और एचटेट ये सभी इनके क्वालिफाई हैं। तो आज ये आपको ज्योग्राफी कराएंगी। लीजिए मैम। नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू। मैंने एमए इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस की है। नेट और रीट और एसटेट सीटेट मेरे क्वालिफाई है। मैं आपको ज्योग्राफी करवाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आए। तो हमारा पहला अध्याय है सौरमंडल। तो हम सौरमंडल के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। जो सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, तो सौरमंडल में है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल में जो है सूर्य और उसके जो छोटे छोटे 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह तथा अन्य उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं। चलो हम जानते हैं कि सूर्य के बारे में। सूर्य जो पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है। ये हमारा सूर्य है। इसके सबसे नज़दीक जो है बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है और उसके पश्चात मंगल है। मंगल के पश्चात हमारा बृहस्पति आ जाता है, फिर शनि और यूरेनस और नेपच्यून। अब क्षुद्र ग्रह हमारा मंगल और बृहस्पति के बीच में पड़ता है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस इसके चारों ओर छल्ले हैं। हमारा सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हुआ। हम देखते हैं हम ग्रह के बारे में। ग्रह क्या होते हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस व नेपच्यून। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार, जैसे ये हमारा सूर्य हो गया, और उसके दीर्घवृत्ताकार कक्ष पे जैसे चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे हम कक्षा कहते हैं। शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। इनको जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। अब हमारे आते हैं ग्रह के बाद हमारे आते हैं बौने ग्रह, प्लूटो, सीरीज तथा 2003 यूबी 313 को बौने ग्रह कहा जाता है। प्लूटो जो पहले ग्रह की सीरीज में आता था, 2006 के बाद इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाला गया। अब है पृथ्वी। पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है क्योंकि यहाँ न तो अधिक गर्मी है और न अधिक ठंड। यहाँ पर पानी, वायु जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ जीवन यापन के लिए सारी परिस्थितियाँ विद्यमान है। आगे है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो 20 जुलाई 1969 को कदम रखता है, और तो ये हमारा एक उपग्रह है, लेकिन इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के विकास का कितना है? 1/4 है। और जो चंद्रमा पर सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो हमारे हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जैसे कि पहले ही बताया गया था, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अब है उल्का पिंड। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिसको उल्का पिंड कहा जाता है, जिसमें बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर
छल्ले पाए जाते हैं। हमारा सौर मंडल, आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे भी इसका एक भाग होते हैं। अब है खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, ये खगोलीय पिंड कहलाती है। जैसे कि रात को आपको जो भी चमकता हुआ नजर आता है वो खगोलीय पिंड ही कहलाता है। अब है तारे। तारे जो है बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। इनका अपना प्रकाश व ऊष्मा होती है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में वो उसको उत्सर्जित करते रहते हैं और बाहर निकालते रहते हैं। जबकि ग्रह का अपना कोई प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से ही चमकते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी। अब है हमारा नक्षत्र मंडल। तारों के विभिन्न समूह के द्वारा जो बनाई गई विविध प्रकार की जो आकृतियाँ होती है उसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। उदाहरण के लिए अर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि जैसे हमारे ये तारे होते हैं ना, उनको तारों के द्वारा जो 7 तारों का जो समूह होता है उनके द्वारा बनाई गई आकृति है। जैसे हमारे दादा जी हमें बताते हैं कि ये आकृति बन रही है, सप्तऋषि बन रहा है या कोई और बन रहा है, तो उसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ध्रुव तारा जो है उत्तरी दिशा को बताता है। ध्रुव तारा को उत्तरी तारा भी कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है ग्लोब। पृथ्वी का जो लघु रूप है उसको हम ग्लोब कहते हैं, या हम पृथ्वी का जो मॉडल बनाते हैं, छोटे आकार की पृथ्वी जिसको कहा जाता है वो ग्लोब है। पृथ्वी के जो अक्ष पर जो एक काल्पनिक रेखा है जो ये हमें दिखाई दे रही है, जिसको हम अक्ष कहते हैं, और जो हमारी पृथ्वी है इसके अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है। विषुववृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, विषुववृत्त कहा जाता है उसे। ये हमारा विषुववृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। विषुववृत्त पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, यानी कि कौन सा स्थान कहाँ पर है ये हमें विषुववृत्त से पता चलता है। और विषुववृत्त से ध्रुव तक की सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जैसे जैसे हम विषुववृत्त से ऊपर की ओर जाते रहते हैं और जो समानांतर गोल घेरे से बने हुए हैं, इन सभी वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। बीच में समझना पड़ा है पहले। अब है विषुववृत्त। हमारी पृथ्वी के मध्य में एक जो रेखा है जिसको हम विषुववृत्त कहते हैं, जिसे 0 डिग्री कहा जाता है, और उसके ऊपर है 23.5 डिग्री ऊपर है कर्क रेखा। जैसे ही मैं उत्तर की तरफ जाते हैं, लेकिन हम जैसे ही नीचे की तरफ 23.5 डिग्री नीचे की तरफ जाते हैं, उस रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। और जैसे ही हम 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाते हैं तो उत्तरी ध्रुव वृत्त हमारा आता है, और लेकिन जैसे ही हम 66 डिग्री नीचे की तरफ आते हैं तो उसको हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। 90 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव आ जाता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर जाता है, इसलिए इस अक्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा उसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच वाला हिस्सा है, और जो ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य सीधा कर्क रेखा एवं इस हिस्से के ऊपर पड़ता है, जिससे इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है, और इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। और ये जो हिस्सा है, इस हिस्से पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसके कारण इस हिस्से को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आगे है देशांतरीय यामोत्तर। उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को
देशांतरीय यामोत्तर कहा जाता है। ये जो हमारे ये जो रेखाएं हैं, ये गोलाकार जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनको देशांतरीय यामोत्तर कहा जाता है। जैसे कि एक अर्धवृत्त है जिसके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ, जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं तो ये जो जैसे हमें ये दिखाई दे रही है ये दूरी, और ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ जाते हैं ये दूरी कम होती जाती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनके बीच की दूरी घटती जाएगी और ध्रुव पर आते होते ये शून्य हो जाती है, और देशांतरीय जो यामोत्तर है उनकी लंबाई जो समान होती जाती है। जितने भी ये वृत्त हमें दिखाई दे रहे हैं उन सब की लेंथ बराबर है, जबकि अक्षांशों की लंबाई बराबर नहीं होती। जैसे कि ये विस्तृत वृत्त है और इससे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो लंबाई कम होती जाती है। जीरो डिग्री देशांतर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है, जो ग्रीनविच से गुजरती है। अक्षांश और देशांतर के जाल को ग्रिड कहते हैं। जैसे कि ये हमारा अक्षांश है और ये जो देशांतर के जाल को जो है ग्रिड कहा जाता है। भारत का मानक यामोत्तर 82.50 पूर्व है, जो कि इलाहाबाद से होकर गुजरता है। पृथ्वी अपने कक्ष से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। हमारा जो कक्ष है वो तिरछा सीधा होने की बजाय जैसा कि आप देख रहे हो कि तिरछा है, क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री नीचे झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष की जो सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ग्लोब पर एक वृत्त है जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और ये दिन और रात को विभाजित करता है, जिसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। पहला होने पर डाल। पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात बनते हैं तथा पृथ्वी के परिक्रमण से ऋतुएं बनती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन में जब पृथ्वी घूमती है तो सूर्य के सामने जो होता है, जो हिस्सा होता है उसमें दिन होता है, और जो सूर्य के दूसरी तरफ होता है उसमें रात होती है। उत्तरी अयान 21 जून को मनाया जाता है, जिसमें सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रातें होती हैं। दक्षिणी अयान 22 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें सबसे छोटा दिन व सबसे लंबी रात होती है। उत्तरी अयान में जो है सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, इसीलिए उत्तरी ध्रुव में उस समय सबसे अधिक गर्मी होती है। दक्षिणी अयांत में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, इसीलिए उत्तरी ध्रुव में सर्दी पाई जाती है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। कई बार पेपर में आ जाता है कि विषुव क्या होता है। जब दिन और रात बराबर होते हैं उसे विषुव कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है भारत। आइए हम भारत के बारे में जानते हैं। ये हमारा भारत देश है, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश ये हमारे देश हैं, जो कि ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं जो कि स्थलीय रूप से भारत से जुड़े हैं। अब उसके बाद आता है श्रीलंका और मालदीव। ये दो पड़ोसी देश हमसे जलीय रूप से जुड़े हैं, जो कि हमारे साउथ में हैं। अब उसके बाद देखो,
भारत के उत्तर में तो क्या है, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। नीचे दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। उसके बाद यहाँ पश्चिम में कौन सा है, अरब सागर। पूर्व में है हमारा बंगाल की खाड़ी। अब देखो नीचे ये क्या है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप भी बोला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो दो हमारे पास द्वीप समूह हैं, एक तो है लक्षद्वीप जो कि हमारी अरब सागर में है, और एक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत तीन ओर से जल से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जल तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये हमारी अर्थ है, तो जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध वहाँ पर स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। जो हमारा इंडिया है उसके मध्य भाग से, यानी जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। भारत का विस्तार देखो कहाँ से कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच में स्थित है। तो कई बार भारत की स्थिति पूछ लेते हैं कहाँ से कहाँ है। जैसे ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में अक्षांशों में, और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। उसके बाद देखो महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। जैसे कि ये भारत है, यहाँ पे पूर्व की तरफ बहती हैं ये महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और ये कहाँ पे गिरती हैं, यहाँ पे क्या बंगाल की खाड़ी है ना, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में ये गिरती हैं। और नर्मदा और तापी हैं जो वो पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। अच्छा, जो नदियाँ यहाँ पर आ रही हैं पूर्व में, ये क्या करती हैं, अपने मुहाने पर, मुहाना मतलब जहाँ से वो समुद्र में जाती हैं। जब नदी समुद्र में प्रवेश करती है तो उस जगह को बोला जाता है मुहाना। मुहाने पर ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो इस साइड आ रही हैं पश्चिम में, ये यहाँ पे क्या बनाती हैं, जलप्रपात, जल डमरू मध्य बनाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी में ये गिरती हैं और ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और जो यमुना नदी है, इनके मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा बना हुआ है। तो पूछ लेते हैं, सुंदरवन डेल्टा है जो किस नदी के मुहाने पर है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में है, और कहाँ पे है ये, वेनेजुएला में है, और इसका नाम क्या है, एंजल जलप्रपात। तो जलप्रपात का नाम पूछ लेते हैं, क्या है, एंजल जलप्रपात। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भूकंप। पृथ्वी की सतह पर होने वाले कंपन को भूकंप कहा जाता है। जैसे ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ पे जो हल्की हल्की कंपन होती है उसको हम भूकंप बोलते हैं। भूकंप लेखी या फिर जो सिस्मोग्राफ है, ये भूकंप मापने का यंत्र है। तो मापने का यंत्र है, तो पूछ लेते हैं भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है, सिस्मोग्राफ। भूप्रपट्टी के नीचे जिस स्थान पर भूकंप आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। जैसे मान लो ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ पे भूकंप स्टार्ट हुआ है, यहाँ से भूकंप शुरू हुआ है, तो इस स्थान को बोलते हैं हम उद्गम केंद्र। इसको बोलते हैं हम उद्गम केंद्र। और इसके ठीक ऊपर जो सतह पे जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम अधिकेंद्र। ठीक है, क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर, यानी जो ये भू सतह है यहाँ पर जो इसका निकटतम स्थान है, इसको अधिकेंद्र कहते हैं। तो भूकंप में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, इतना ही करना है आपको। उसके बाद आ जाता है भूमंडल। हमारा जो परिमंडल है उसमें अलग अलग मंडल है, जैसे भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। तो हम भूमंडल के बारे में पढ़ेंगे पहले। भूमंडल क्या है, जो पृथ्वी का ठोस भाग है उसको भूमंडल कहा जाता है। जैसे ये पृथ्वी है, इसका जो ये ठोस वाला भाग है इसको हम भूमंडल बोलेंगे। इसमें एक स्थलीय भाग होता है और एक जलीय भाग होता है। जहाँ पर जल मिलता है वो जलीय भाग, और जहाँ पे भूमि है उसको बोलते हैं स्थलीय भाग।
विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो हमसे पूछ लेते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा। जापान की जुनको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। तो पहली महिला पूछे किसने रखा था कदम, तो वो थी जुनको ताबेई, जापान की थी। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा था, और कब रखा था? 23 मई 1984 को। विश्व का सबसे गहरा भाग, यानी नीचे है जो, जैसे मान लो पृथ्वी है, ये तो ऊपर वाला भाग होता है, ये गहराई में जो भाग है वो भाग कौन सा है? मैरियाना गर्त है। मैरियाना गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में है, और इसकी गहराई 11,022 मीटर है। इसके बाद है पृथ्वी के स्थलीय भाग को महाद्वीप कहा जाता है। जहाँ पे स्थल है उसको महाद्वीप बोलते हैं, और जलीय भाग को महासागर बोलते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसमें सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। जैसे यहाँ पे मान लो एशिया और ये यूरोप है जो, इनको कौन अलग करता है? यूराल पर्वत। अफ्रीका महाद्वीप अकेला ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा गुजरती हैं। पूछ लेते हैं ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। और ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख। सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है? अफ्रीका में। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से पनामा स्थल संधि के द्वारा जुड़ा है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़े हैं? पनामा स्थल संधि से। और जो हमने अभी भारत के पड़ोसी देश देखे थे उसमें जैसे ये था भारत और ये श्रीलंका, ये कैसे जुड़े हुए हैं आपस में? पाक जल संधि से। कैसे जुड़े हैं? पाक जल संधि से। उसके बाद है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, वो भी दक्षिण अमेरिका में है। एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से महासागरों से और समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? चारों तरफ से जुड़ा हुआ है महासागर और समुद्र से, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका में भारत के 2 शोध संस्थान हैं जहाँ पर शोध किए जाते हैं, मैत्री और भारती। अब उसके बाद आ जाता है हमारे जलीय भाग। पृथ्वी के जलीय भाग को जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं महासागर के बारे में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका 97% से अधिक भाग महासागर में होता है। तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, ये महासागरीय जल की मुख्य गतियां हैं। मतलब महासागर जल है जो कैसे गति करता है, वो या तो तरंग के रूप में या ज्वार भाटा के रूप में या फिर महासागर की धाराओं के रूप में गति करता है। इसमें सबसे पहले देखो तरंग क्या होती है? जैसे कि मान लो समुद्र है या फिर तालाब में जब तुम कोई बॉल डालते हो तो पानी की तरंग ऐसे ऊपर उठती हुई दिखाई देती हैं, उसको बोला जाता है तरंग। अब जो सुनामी है जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, सुनामी क्या है? वो भी एक प्रकार की तरंग है। जब पानी 15 मीटर से ऊपर की तरफ 15 मीटर से ऊपर ऊंचा उठता है तो उसे सुनामी बोला जाता है। तो 2004 में एक सुनामी आई थी हिंद महासागर में, उससे क्या हुआ था? बहुत ही ज़्यादा विनाश हुआ था। और भारत का जो हिस्सा था ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में था, इंदिरा पॉइंट, ये उसमें डूब गया था।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट था, जो कि उसमें सुनामी में डूब गया था। उसके बाद आते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है, देखो पानी का दिन में 2 बार पानी जैसे ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, तो उसे ज्वार भाटा कहा जाता है। और ज्वार भाटा क्यों आते हैं, ये चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आते हैं। जैसे कि देखो, जब यहाँ पे पूर्णिमा और अमावस का दिन आता है, पूर्णिमा और अमावस्या का दिन आता है, तब क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जैसे यहाँ पे भी है, तीनों एक ही लाइन में होते हैं। और तीनों एक ही लाइन में है तो चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी एक ही तरफ होता है, और वो पृथ्वी को उसी इतने तेज बल से खींचते हैं, तो इसलिए तब वृहत ज्वार भाटा आते हैं, मतलब बहुत ही विशाल ज्वार भाटा आते हैं। लेकिन उनके अलावा, मतलब पूर्णमासी और अमावस्या के अलावा जो दिन होते हैं जब सूर्य और चंद्रमा है जो अलग अलग दिशा में होते हैं, इनका गुरुत्वाकर्षण बल अलग दिशा में लगता है। जैसे इसका यहाँ लगेगा और चंद्रमा का ऊपर, जब ये अलग अलग दिशा में लगता है तो छोटे ज्वार भाटा आते हैं, उनको बोला जाता है लघु ज्वार भाटा। अब देखो, जो उच्च ज्वार भाटा है वो नौ चालन में सहायक होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ज्वार भाटा है जो उसके हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो एक तो जो नौ चालन यानी नाव चलाने में सहायता मिलती है, और क्या होता है, जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जहाज़ को बंदरगाह तक ये पहुंचाते हैं, जहाज़ को पहुंचाने में हेल्प करते हैं। और क्या है, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। जो मछुआरे हैं उनकी मदद होती है मछली पकड़ने में, क्योंकि जैसे ही ज्वार भाटा आएगा तो मछली भी क्या है, पानी के साथ ऊपर की तरफ आ जाएगी और मछुआरा उनको पकड़ लेता है। तो ये फ़ायदे हैं, तो नाव चलाने में हेल्प होती है, जहाज़ को चलाने में और मछली को पकड़ने में। इसके बाद आती हैं धाराएं। महासागर में जैसे महासागरीय धाराएं होती हैं, ये क्या है, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाले जल की धाराएं होती है। जैसे नियमित रूप से जल बह रहा है, इसको बोला जाता है धारा। महासागरीय जो धारा है वो गर्म या फिर ठंडी भी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सूर्य का प्रकाश वहाँ पे सीधा पड़ता है, इसलिए वहाँ गर्मी होती है और वहाँ पे गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। और ये क्या करते हैं, ध्रुवों की तरफ जाती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती हैं, और ठंडी धाराएं ध्रुव से उष्णकटिबंध की तरफ या भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं। इसमें लेब्राडोर शीत जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। अब हमारे जो महासागर है वो 5 है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। इसमें हिंद महासागर अकेला ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर यानी किसी भी देश के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का है। ये जल की दिखा रखी है स्थिति के, जैसे मान लो यहाँ पे तालाब समुद्र में जल है, सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर जैसे ही पड़ेगा तो ये वाष्प बनकर ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, वाष्पीकरण हो जाएगा इनका, और फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो संघनन से ये बादल का रूप ले लेते हैं, संघनित हो जाते हैं, कंडेंस मतलब हो जाते हैं ये, और फिर बादल से फिर वर्षा के रूप में या फिर हिम बर्फ़ के रूप में ये फिर से धरती पर आ जाते हैं। तो ये क्या है, हमारा जल चक्र है। इसमें दिखा रखा है कि जल धरती से पृथ्वी से ऊपर आसमान में और फिर पृथ्वी पर कैसे आता है। उसके बाद है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। तो जो गैस की परत है, जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ पे जो गैस है इसको बोला जाता है वायुमंडल। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल की 5 परतें हैं, कौन कौन सी, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसमें आयन मंडल को बाह्य मंडल भी कहा जाता है क्योंकि ये बाह्य मंडल का ही हिस्सा होता है। देखो जैसे ये है, इसमें सबसे नीचे आते हैं शोभ मंडल जो कि लगभग 13 किलोमीटर तक पाई जाती है। उसके बाद समताप मंडल जो कि 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। फिर आती है मध्य मंडल जो कि 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी
बाह्य वायुमंडल, जिसको आयन मंडल भी कहा जाता है, और सबसे लास्ट में है बहिर्मंडल। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कि जैसे माउंट एवरेस्ट है, ये कौन सी मंडल में है, तो ये क्षोभ मंडल में है। क्षोभ मंडल में मौसम से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे बारिश हो गई, वर्षा, और मौसम से संबंधित जो भी है वो क्षोभ मंडल में होती हैं। उसके बाद आता है समताप मंडल। इसमें तापमान है जो समान रहता है, और जैसे क्षोभ मंडल में तो ऊपर जाते जाते तापमान कम होता जाता था, लेकिन समताप मंडल में तापमान समान रहेगा। यहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं, इसीलिए हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं तो ताकि वर्षा वगैरह या फिर मौसम से संबंधित कोई भी एक्टिविटी इधर नहीं होती। और ओजोन लेयर है जो वो भी समताप मंडल में पाई जाती है। इसके बाद मध्य मंडल में क्या है, जो उल्कापिंड होते हैं अंतरिक्ष में, आकाश में। उल्कापिंड के बारे में अभी हमने पढ़ा था, तो उल्कापिंड है जो मध्य मंडल में होते हैं। बाह्य वायुमंडल है, इसमें रेडियो संचार है जो वो इसी की हेल्प से होता है। देखो मौसम संबंधी सभी गतिविधियां क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में तापमान समान रहता है, इसलिए हवाई जहाज उड़ पाते हैं। ओजोन परत भी इसी में पाई जाती है। उल्कापिंड मध्य मंडल में पाए जाते हैं। रेडियो संचार के लिए आयन मंडल का प्रयोग होता है। वायुमंडल में गैस देखो, नाइट्रोजन 78% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन 21%, फिर आर्गन होती है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि 0.03% होती है। इसके बाद देखो वायु का घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। घनत्व मतलब जहाँ पे वायु का परसेंटेज ज़्यादा है, तो समुद्री तल पर सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो तेज़ी से घटता जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि जैसे ही समुद्री इलाका, यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, जैसे ही ऊपर जाएंगे तो वो गर्म होता जाएगा इलाका, और हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती जाएगी, इसलिए घनत्व कम होता जाता है। और इसी वजह से जो भी लोग ऊंचाई पर जाते हैं उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी पर वायु जो दाब लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, उसको वायु दाब कहेंगे। ऊपर की तरफ जैसे ही जाएंगे तो वायु दाब तेज़ी से गिरने लगेगा, बताया ना, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर की तरफ जाते हुए टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ऊपर की तरफ की हवा है जो गर्म होकर ऊपर हल्की होकर बहने लगती है, इसलिए वहाँ पे वायु का दाब थोड़ा कम होता जाता है। वायु सदा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है वहाँ से कम प्रेशर की तरफ हवा है जो वो गमन करती है। उसके बाद है सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। जैसे ही पृथ्वी है, यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा आ रही है, तो जिस ऊर्जा को इसने अपने अंदर रोक लिया उसको आतपन बोलते हैं, और आतपन को सूर्य तप भी कहा जाता है। आतपन यानी सूर्य तप, इसकी मात्रा क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होती हैं, भूमध्य रेखा पर ज़्यादा सूर्य की किरणें होती हैं और ध्रुवों पर कम होती जाती है, इसलिए तापमान भी ध्रुवों पर जाते जाते घटता जाता है। उसके बाद है संसाधन। संसाधन क्या होते हैं? कोई भी वस्तु जो हमारे प्रयोग में आती है, जिसका हम प्रयोग करते हैं, उसे संसाधन बोलते हैं। किसी वस्तु की उपयोगिता मतलब उसका उपयोग है या नहीं है, वो उसे संसाधन बनाती है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी समय और प्रौद्योगिकी कर सकते हैं, यानी समय और प्रौद्योगिकी है जो हमारी टेक्नोलॉजी, उनसे कोई पदार्थ संसाधन बनता है। संसाधन के प्रकार क्या क्या है? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव। प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्राकृतिक रूप से मिले हैं, मानव निर्मित जिनको मानव बनाता है, और मानव खुद भी एक संसाधन है। संसाधनों का वर्गीकरण देखो, संसाधनों का हम किस किस आधार पर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर है जैव और अजैव, यानी जो चीज़ सजीव है जिसमें जीवन है वो जैव, और जिसमें जीवन नहीं है वो अजैव। तो जैव में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, ये जैव हैं, और अजैव में हो गया मिट्टी, हवा, पानी, ये अजैव। उसके बाद है समाप्यता के आधार पर, मतलब समाप्त हो सकते हैं या नहीं, तो नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य वो होते हैं जो एक बार ख़त्म होने के बाद उनको हम दोबारा से बना सकते हैं, वो नवीकरण योग्य। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
और अनवीकरण योग्य वो है जिनको दोबारा से बनाने के लिए कई हजारों साल लग जाते, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर, मतलब कि उसका ओनर कौन है, कौन स्वामी है, उसके आधार पर कौन कौन से है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत में जो किसी व्यक्ति के लिए होता है, सामुदायिक जो समाज के लिए होता है, राष्ट्रीय जो पूरे राष्ट्र के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे मतलब कि संसार के लिए होता है। जैसे व्यक्तिगत के लिए एक कोई व्यक्ति अपना पर्सनल घर बनाता है तो व्यक्तिगत, समुदाय के लिए जैसे कोई तालाब या फिर मंदिर बना रखा है वो सामुदायिक, पूरे राष्ट्र के लिए जैसे हमने सड़कें बना दी वो राष्ट्रीय, और अंतर्राष्ट्रीय में महासागर आ गए वो अंतर्राष्ट्रीय हैं। विकास के स्तर के आधार पर देखो, संभावी, विकसित, भंडार और संचित। संभावी का मतलब वो है जिसका अभी प्रयोग नहीं किया जा रहा लेकिन आगे हम उसका भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं, वो है संभावी। विकसित जिनका विकास हो चुका है और जिनको हम आज प्रयोग कर रहे हैं। भंडार क्या है, जो हमारे पास है तो लेकिन उनका हम अभी प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण प्रयोग नहीं कर पा रहे, वो है भंडार। और संचित कोष भी क्या है, भंडार ही है, मतलब इनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है अभी। उसके बाद है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या होता है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब कि संसाधनों का हम सतर्कता से उपयोग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं संसाधन संरक्षण। उसके बाद है तत्पोषणीय विकास। इसमें क्या होता है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना तत्पोषणीय विकास कहलाता है। इसका मतलब यह है कि संसाधनों का हम इस तरीके से प्रयोग करें ताकि वो भविष्य में भी हमारे लिए बचे रहें, तो उसको बोलते हैं तत्पोषणीय विकास। उसके बाद है तत्पोषणीय विकास हम कैसे कर सकते हैं, तो उपभोग को कम करके, वस्तुओं का पुनः चक्रण करके और वस्तुओं का पुनः उपयोग करके, मतलब कि जितना हो उसके कम यूज़ करो। एक कोई वस्तु है उसी से कोई दूसरी वस्तु बना लो जब उसका उपयोग हो चुका हो। और तीसरा क्या है, जो वस्तु है उसी का दोबारा उपयोग करो। ऐसा करके हम भविष्य के लिए संसाधन बचा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये ज्योग्राफी की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको इसके नोट्स और PDF चाहिए तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। और नेक्स्ट वीक आपकी हिस्ट्री की मैराथन आएगी।